तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाला वीडियो में हमने प्रतिबिंब के बारे में समझा, प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसको बोलते हैं और प्रतिबिंब कितना प्रकार के होता है। और उसमें हमने समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता था वो भी देखे थे। और समतल दर्पण की अगर बात करें तो एक जो प्रतिबिंब में एक क्वालिटी होता है कि जो दायां भाग है वो बायां दिखता है, बायां भाग दायां दिखता है, उसको बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन, जो आपने पीछे भी देखा था। तो हम लोग उसका डिफिनेशन अभी देख लेते हैं, उसके बाद दर्पण पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पार्श्व परिवर्तन क्या, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि पूछा भी जाता है फिजिक्स में, तो पार्श्व परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, पार्श्व परिवर्तन का मतलब जब हम लोग दर्पण में देखते हैं तो आपका बायां भाग दायां दिखता है, दायां भाग बायां दिखता है। वो हमने पहले ये बात किया था। ये हम लोग ऐसे, ये दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं अपने फेस, जो हम लोग जब आईना में देखते हैं तो हमारा दायां भाग बायां, बायां भाग दायां दिखता है दर्पण में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं। तो वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां बन जाता है, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी 180 डिग्री घूम जाता है, ठीक है ना, 180 डिग्री घूम जाता है। जैसे अगर हम ऐसा है तो उस साइड में हमारा ये वाला हाथ आईने में ये वाला हाथ बन जाता है और ये वाला हाथ ये वाला हाथ बन जाता है, तो 180 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। तो वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां बन जाता है, उससे पार्श्व परिवर्तन करते हैं। काफ़ी इजी डेफिनेशन है, तो इसको आप इजीली याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं दर्पण में। तो दर्पण क्या होता है, तो आप सभी को पता है दर्पण क्या होता है, एक शीशा ही होता है। लेकिन वो शीशा अगर बोले या फिर कांच बोले तो वो कुछ और होता है। जैसे हम यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा लिया, ठीक है, ये है कांच। तो जब हम लोग कांच की बात करते हैं तो ये जो होता है पारदर्शी होता है। कांच की बात करते हैं तो ये होता है पारदर्शी होता है, ठीक है। ये कांच का टुकड़ा है और ये पारदर्शी होता है, इससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। तो ये हमारा दर्पण नहीं है। दर्पण जब बनता है तब बनता है जब अगर कोई कांच का टुकड़ा है उसका एक तरफ कलय किया हुआ हो, यानी कि कलर किया हुआ होगा, उसमें सिल्वर का परत चढ़ा के फिर किसी रंग से उसमें कलय किया होगा, पेंट चढ़ा हुआ रहेगा, तभी वो दर्पण कहलाएगा और तभी उस पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता है तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, क्योंकि ये पारदर्शी है। तो दर्पण माना कैसे, देखिए ये कांच का टुकड़ा था, इस कांच के टुकड़े को अगर एक तरफ कलय कर देंगे, इधर या उधर जिधर भी कलय करना हो, एक तरफ कलय कर देंगे, तब ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित कर देगा, ठीक है। तो ये होता है दर्पण। दर्पण बना कैसे, तो कांच का पारदर्शी टुकड़ा जिसकी एक तरफ कलय किया हुआ होता है तथा अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। देखिए जो ऐसा होता है चिकना सतह जो हम लोग दर्पण देखते हैं, वो लगभग 98% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, 98% प्रकाश को। एक दो पॉइंट और आपको याद में रखना है कि जो वस्तु अगर पूरा प्रकाश को परावर्तित कर देता है, टोटल प्रकाश को अगर पूरा जितना भी पड़ा वो सब, ठीक है, यानी पूरा प्रकाश को अगर कोई परिवर्तित कर देगा ना तो वो श्वेत दिखेगा, और जो पूरा प्रकाश को अवशोषित कर लेगा वो ब्लैक दिखेगा। तो ये दो बात भी याद रखना है, क्योंकि पूरा प्रकाश जो होता है श्वेत ही होता है और उसमें 7 रंग होते हैं। तो जो पूरा अवशोषित कर लेगा वो श्वेत ही दिखेगा, जो पूरा परिवर्तित कर देगा, जो पूरा अवशोषित कर लेगा वो ब्लैक दिखता है। तो फिलहाल क्या था कि कांच का ही टुकड़ा होता है जिसका एक तरफ कलय किया हुआ होता है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है पूर्ण रूप से, उसी को बोलते हैं दर्पण। अब दर्पण कई प्रकार, यहाँ 2 प्रकार का दर्पण हम लोग देखेंगे, और मेनली रूप से अपने को गोलीय दर्पण से पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण का बात करेंगे तो इसका जो गोलीय दर्पण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका परावर्तक सतह होता है, यानी जो परावर्तक सतह है यहाँ है, इसमें समतल है तो ये समतल दर्पण है। अगर यहाँ पे गोल होगा, वक्र होगा, वक्र का मतलब इस टाइप से होगा, ठीक है, तो बोलेंगे कि ये गोलीय दर्पण है। ऐसे तो ये समतल है, भी समतल दर्पण है। तो फिलहाल दर्पण कोई बड़ा मैटर नहीं करता, क्योंकि दर्पण आप लोग देखे होंगे पीछे कलय किया हुआ होता है, वो कांच का ही टुकड़ा होता है जिसका पीछे कलय किया हुआ रहता है। अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो वो पारदर्शी वस्तु होगा जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगी। तो चलिए हम लोग सीधा यहाँ पे अगर दर्पण की डिफिनेशन की बात करें तो पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तरफ कलय किया होता है, ठीक है, पारदर्शी
कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तरफ कलाई किया हुआ होता है तथा अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। कांच का टुकड़ा होता है पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तरफ कलाई किया होता है तथा अब 3 पॉइंट ये इसमें, एक तो कांच का पारदर्शी टुकड़ा, पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तरफ कलाई किया हुआ होता है तथा अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है, उसे हम लोग दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अब दर्पण कितना प्रकार का होता है, तो दर्पण हम लोग 2 ही प्रकार के यहाँ पे देखेंगे। वैसे कुछ लोग हो सकते हैं 3 प्रकार के बताए, पर 2 ही प्रकार का यहाँ पे हम लोग समझेंगे। वैसा भी 2 ही प्रकार का होता है। एक परवलयिक जो होता है वो भी इसी का ही एक प्रकार होता है, यानी अवतल दर्पण का एक प्रकार होता है। तो दर्पण यहाँ पे हम लोग 2 प्रकार देखेंगे। दर्पण 2 प्रकार का होता है, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और मेनली जो अपने को पढ़ना है वो गोलीय दर्पण पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सीधा समतल दर्पण को तो समझ गए, ये समतल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वो समतल दर्पण कहलाएगा, और जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी सतह गोलीय होगा या वक्र होगा उसे हम लोग गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। अभी दर्पण को काफ़ी अच्छे से समझने वाले वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझ लेते हैं दोनों का डेफिनेशन, उसके बाद गोलीय दर्पण को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो गोलीय दर्पण पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो यानी बराबर हो उसको हम लोग समतल दर्पण बोलेंगे, और गोलीय दर्पण में जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होगा ना उसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। अलग अलग तरह से डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि वह दर्पण जो खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण बोलते हैं। जो खोखले गोले का भाग होता है एक्चुअली में खोखले गोले का ही भाग होता है, इसको हम लोग समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। या तो इसका जो ये गोलीय दर्पण है मतलब ये वक्र टाइप से रहेगा ही, ठीक है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र होगा ही होगा, चाहे अंदर की ओर हो चाहे बाहर की ओर हो, उभरा हुआ हो चाहे धंसा हुआ हो, रहेगा वक्र ही यानी गोल ही रहेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ये गोल हो उसे गोलीय दर्पण बोल सकते हैं। तो ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वह दर्पण जो खोखले गोले का भाग होता है उसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। वैसे यहाँ पे हमने 2 तरीके से डेफिनेशन लिखा है, आपको जो अच्छा लगेगा वो उसको ध्यान में रख सकते हैं। तो समतल दर्पण सिंपल है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी जिससे टकराकर प्रकाश का परिवर्तन होता है ना वो वाला सतह यानी चिकना जो सतह होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर होता है यानी प्लेन होता है। इसी प्रकार से होता है ना, परावर्तक सतह इस प्रकार से होता है प्लेन, पीछे क्लाई किया हुआ, आगे परावर्तक सतह पीछे क्लाई किया हुआ है, तो ये प्लेन है, परावर्तक सतह इसका प्लेन है, तो ये समतल दर्पण है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो काफ़ी ईजी है। उसके बाद गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित है। परावर्तक पृष्ठ एक तो या तो अंदर की ओर, अभी हम लोग इसको समझ जाएंगे जब हम लोग गोलीय दर्पण अभी अगले स्लाइड में, ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको। फिलहाल यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित है गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे गोलीय दर्पण ऐसा होता है, तो या तो इधर वाला, अगर इस गोलीय दर्पण को हम लोग काटें आधा से, आधा इधर कर दे आधा इधर कर दे, ठीक है, या इस एक्चुअली अभी दर्पण नहीं है, सिर्फ ये गोल है, एक कांच का टुकड़ा है, खोखले गोला सा है, और ये मतलब अभी कांच है सिर्फ। जब इसको हमने इस प्रकार से काटा और इस वाले भाग जो है ना, ये वाला भाग है, इसको ऊपर हमने कलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, और इस वाले भाग को हमने अंदर की ओर कलेक्ट कर दिया तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो गया। तो ये दोनों खोखले गोला का ही एक भाग है, ठीक है, लेकिन इसका परावर्तक, इसको हमने बाहर की ओर कलाई कर दिया तो इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है, और इसको अंदर से कलाई किया तो इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर है। तो ये भी गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, एक को अवतल बोलते हैं, एक को उत्तल बोलते हैं। अभी इसको भी अच्छे से समझेंगे। फिलहाल ये हम लोग समझ लें कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित है, या तो अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ, इसमें बाहर की ओर वक्रित है उभरा हुआ, और इसमें अंदर की ओर है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित है हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रित है उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण कहलाता है। या तो इसका डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है
होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ये दो तरीके का डेफिनेशन है। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, तो इसका जो परावर्तक सतह है, चाहे ये हो चाहे वो, ये खोखले गोले का ही तो एक भाग है ना। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। अगले स्लाइड में हम लोग सिर्फ गोलीय दर्पण पे फोकस करते हैं और गोलीय दर्पण को अच्छे से समझते हैं, उसमें जो भी टर्म है ना उसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम लोग गोलीय दर्पण को समझते हैं। अभी गोलीय दर्पण क्या होता है, हमने अभी डिफिनेशन भी देखा कि एक खोखले गोले का भाग होता है या फिर जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, उसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से डिफिनेशन देते हैं। मतलब यहाँ पे जो गोलीय दर्पण का जो क्वालिटी होता है उसके अनुसार। तो गोलीय दर्पण को समझते हैं। चूँकि ये गोलीय दर्पण जो होता है ना, एक खोखले गोले का भाग होता है। ये हमारे पास सपोज गोल है और ये सिर्फ कांच का भी टुकड़ा है। ये हमारे पास कांच है, कांच का टुकड़ा नहीं, कांच है, ठीक है। अब इस कांच में अगर देखें तो ये एक वृत्त की तरह है, ठीक है, वृत्त की तरह है। इस गोले का एक केंद्र होगा जिसको बोलेंगे सी, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अभी इसको बाद में समझते हैं ना। फिलहाल ये एक वृत्त है और इसका केंद्र तो होगा ही, ठीक है, वो सबको पता है केंद्र होगा। फिलहाल हम लोग दर्पण को समझते हैं। ये तो अभी कांच है और कांच है मतलब ऐसा पारदर्शी होगा, गोला है, कांच है तो पारदर्शी होगा। इसके देखिए दो भाग में अगर इसको काटे, दो भाग में बांटे, तो एक तो हमारे पास ऐसा मिलेगा इधर इस साइड और इधर मिलेगा ऐसा इस साइड काटने पर, ठीक है। तो इस साइड वाला भाग ये रहा और इस साइड वाला भाग ये रहा। एक को हम लोग बाहर की ओर वक्रित करते हैं, एक को हम लोग अंदर की ओर वक्रित करते हैं। दोनों इस खोखले गोला, ये खोखला गोला है, ठीक है, भरा हुआ नहीं, खोखला गोला सा है, अंदर से खोखला होता है ना उस टाइप का है। और ये खोखला है तो ये खोखले गोले का भाग है, ठीक है, जिसका ये भी उभरा हुआ है, ये भी उभरा हुआ है। लेकिन हम लोग इसमें एक तरफ कलाई करेंगे। ये गोलीय दर्पण इसी को बोलते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण का डिफिनेशन हमने अभी देखा ना, उसके नीचे अगर ये फिगर पारना चाहे तो आप पार ले। एक को हम लोग बाहर की ओर वक्रित कर देते हैं, एक को हम लोग बाहर की ओर वक्रित कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक, और एक को हम लोग अंदर की ओर वक्रित कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है जिसको हम लोग बाहर की ओर, जैसे हमने पहले तो ये ऐसा ही था, सिंपल सा पारदर्शी था। जब हमने इसको काटा ना तब वक्रित करते हैं। काटने के बाद इसको क्या किया, इसमें हम लोग बाहर की ओर पेंट कर दिया, कलाई कर दिया। जब बाहर की ओर इसमें हमने कलाई कर दिया और इसमें अंदर की ओर कलाई कर दिया, तो देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ दोनों का अलग अलग हो गया। इसका परावर्तक पृष्ठ जो है, परावर्तक पृष्ठ, और इसका परावर्तक पृष्ठ ये रहा, परावर्तक पृष्ठ। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है और इसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो गोलीय दर्पण क्या हुआ, ये तो हमने डिफिनेशन देख लिया। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। ये गोलीय दर्पण है दोनों, लेकिन एक का अलग नाम, एक का अलग नाम होगा। एक खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उठा हुआ, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी इजी है याद करना। गोलीय दर्पण हमने समझा, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। जब इसका हम लोग बाहर की ओर कलाई कर देते हैं, अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ होगा अवतल दर्पण। अगर अंदर की ओर कलाई कर दिया, बाहर उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण। अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो ऊ से उभरा हुआ, उसे उत्तल, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है तो उत्तल के बाद अवतल। तो ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण का डिफिनेशन, तो हमने देख लिया था ना। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। अब दोनों प्रकार के हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से आया, कैसे ये बना उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या है। तो अब हम लोग दोनों का डिफिनेशन देखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी हमने समझा गोलीय दर्पण किसको कहता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं।
तो एक होता है गोलीय दर्पण, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, हमने बताया था अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ जो होता है ना, उसका चिकना जो सतह होता है वो धंसा हुआ रहता है। उत्तल में सिर्फ उठा हुआ रहता है, उसका अपोजिट समझना कि अवतल में धंसा हुआ रहता है। तो इसका डिफिनेशन क्या है, तो वैसा ही बोलना है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अब सोचिए उत्तल दर्पण का अगर डिफिनेशन देना हो तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होगा इसमें, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह या पृष्ठ बोल सकते हैं, तो सतह धंसा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। या तो इसको और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं आप चाहे तो, कि वैसे आप समझ रहे होंगे कि अगर इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा तो कलाई किया हुआ भाग इसमें उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है तो कलाई किया हुआ भाग उभरा हुआ रहेगा। अगर तो इसका डिफिनेशन देंगे तो ऐसा भी दे सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है तथा कलाई किया हुआ भाग उभरा होता है, उसे हम लोग उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो एक लाइन आप चाहे तो जोड़ लें, वैसे ऐसा भी ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण का अगर डिफिनेशन देना हो तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उठा होता है उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो इसमें एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो तथा कलाई किया हुआ भाग धंसा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो इसमें ऐसा ही होगा ना, कलाई का हुआ भाग धंसा हुआ अंदर की ओर और उभरा हुआ ये परावर्तक पृष्ठ चमकीला जो सतह होता है वो उठा हुआ है। तो उसमें थोड़ा सा अपना मन से जोड़ भी सकते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा होता है तथा कलाई का भाग धंसा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसे आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये दो तरीके से था, हमने सब तरीके से बता दिया है। बाकी अभी क्या है ना, मेन पॉइंट यही है, वो गोलीय दर्पण तो हमने देख लिया, अवतल दर्पण देख लिया, उत्तल दर्पण देख लिया। उसके बाद क्या है कि अब दर्पण तो देख लिया हमने, उत्तल दर्पण को समझ लिया, अवतल दर्पण को समझ लिया। अब इसमें जो मेन टर्म है उसको हम लोग समझ लेंगे इसी वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। जैसे कि अगर इसको देखें तो इसमें एक ये गोल है, ठीक है, ये भी गोले का भाग है, ये भी गोले का भाग है, दोनों खोखले गोले का भाग है। तो इस गोले का जो बीच का केंद्र है ना, वो इसके लिए भी केंद्र है और इसके लिए भी केंद्र है, अर्थात इसका भी इधर केंद्र होगा और इसका भी इधर केंद्र होगा। ठीक है, तो इसका केंद्र है और इसमें हम लोग इसको सी से सूचित करते हैं और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। अभी हम लोग अगले स्लाइड में भी इसको अच्छे से डेफिनेशन के साथ समझेंगे, पहले मोटा मोटी अभी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके मतलब ये जो दर्पण है, ये जिस खोखले गोले का भाग है, ये जो दर्पण आप देख रहे हैं दोनों, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ये जिस खोखले गोले का भाग है, ये इस खोखले गोले का ही भाग है ये दोनों। तो जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र बोलते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपका इतना जो हमने कलाई किया हुआ और इतना जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है ना, इसके बीच में जो है, इसके बीच यानी इसके मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं ध्रुव और इसको पी से सूचित करते हैं। यानी जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी ये जो दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को, यानी इसके मध्य में जो है, हाँ मध्य बिंदु बोलेंगे ना, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अभी डिफिनेशन भी अगले स्लाइड में लिखाएंगे, पहले मोटा मोटी हम लोग समझ रहे हैं। तो ये जो दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे, इसको सी से सूचित करते हैं। ये केंद्र ही होता है, बट अपने को दर्पण में देखना है, इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे और इसको सी से सूचित करेंगे। और ये जो दर्पण है ना, इसके मध्य बिंदु को हम लोग, यानी ये भी दर्पण दोनों, ये दोनों के लिए बात हो रहा है, दोनों के लिए। इसके लिए वक्रता केंद्र इधर होगा क्योंकि इसके ये वाला भाग है, इसके लिए इधर और इसके लिए इधर होगा, यानी इसके लिए वक्रता केंद्र इधर होगा। ठीक है, तो और ये जो दर्पण है इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, यानी बीच की दूरी है, उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वैसे भी आपको पता है वृत्त में इतना त्रिज्या ही होता है। ठीक है, इसको केंद्र बोलते हैं, इतना त्रिज्या ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग वक्र है ना, ये वक्र है, दर्पण भी वक्र है, उत्तल उठल जो वक्र टाइप से है, तो इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे और इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, और इसको इसकी सी और पी के बीच की दूरी को हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, ये होता है वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं। सी और पी के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। और सी और पी के बीच में जो एक मध्य बिंदु मिलेगा ना, मध्य बिंदु, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होने चाहिए। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर पर जो बिंदु मिलेगा, यानी मध्य बिंदु ना बीच में, इसको बोलते हैं फोकस।
इसको बोलते हैं फोकस, यानी इसको कैपिटल एफ से यानी बड़ा वाला एफ से सूचित करेंगे, और पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे, इसको छोटा एफ से सूचित करेंगे, ठीक है। पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, इसको छोटकी एफ से सूचित करते हैं। बस इतना है, और भी कंडीशन है इसमें, कुछ हमारे पास कुछ रिलेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि फोकस दूरी तो इतना ही है, फोकस दूरी आपको दिख रहा है ना, फोकस दूरी इतना है, लेकिन वक्रता त्रिज्या देखें तो फोकस दूरी से दुगना है ना। तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या को अगर देखें तो फोकस दूरी से दुगना है, तो फोकस जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी r/2, ये बराबर होगा r के आधा का, यानी r देख रहे हैं, यानी वक्रता त्रिज्या यानी c और p के बीच की दूरी वो टोटल है, और ये जो है p और f फोकस दूरी ये आधा होता है, किसका, इसका c f का अर्थात r का, अर्थात वक्रता त्रिज्या का आधा होता है f। और अगर r की बात करें तो r जो है यानी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस का दुगना है कि नहीं है, यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा ना, दुगना होता है, यानी r बराबर 2f होता है, यानी ये 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में r बराबर 2f हो जाएगा। तो इतना तो हमने अभी मोटा मोटी समझ लिया, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें। और बाकी ये इसको जो है ना, जो c और p से जो रेखा गुजर रहा है, ये जो वक्रता त्रिज्या हमने देखा, इस रेखा को बोलेंगे हम लोग मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, यानी प्रधान अक्ष भी बोलेंगे। ये जो काल्पनिक रेखा है इसको हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सबको डिफिनेशन के साथ में देख लेते हैं। तो अब यहाँ तो इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो गोलीय दर्पण है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं, और ये जो दर्पण होगा ना इसके बीच वाला जो पॉइंट आएगा मध्य बिंदु, इसको ध्रुव बोलेंगे। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो मध्य बिंदु है ना उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये बात याद रखना, वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और मध्य बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, इसको प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, या इससे आप क्या समझते हैं, सब पूछा जाए तो वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से सूचित किया जाता है। यानी गोलीय दर्पण दर्पण जो है ना, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है इसके केंद्र को गोलीय वक्रता केंद्र बोलते हैं। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं गोलीय दर्पण के केंद्र को, अगर ये गोलीय दर्पण है तो इसके केंद्र यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस खोखले गोले का भाग इसका केंद्र ये होगा, और यही इसका वक्रता केंद्र होगा, इसे हम लोग C से सूचित करते हैं। तो ये सब काफ़ी इजी है। उसके बाद है ध्रुव। ध्रुव तो बोल रहे हैं इसका मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। तो देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तो जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र इसके बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, बीच की दूरी को, ठीक है, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं, ठीक, कैपिटल R। उसके बाद है फोकस। हालांकि फोकस का डिफिनेशन अलग है, बट यहाँ पे हम लोग समझेंगे फोकस क्या है। तो ध्रुव और वक्रता नहीं, ध्रुव और हाँ फोकस की बात बोल रहा ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो मध्य बिंदु है उसको बोलेंगे फोकस। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल F से सूचित करते हैं। 2-3 पॉइंट और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बस इसको और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट और है। फोकस दूरी किसको बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। देखिए ध्रुव और फोकस यहाँ पे मध्य बिंदु होता है, C और P के बीच का जो मध्य बिंदु होता है फोकस होता है। और दूरी की, फोकस दूरी की बात करें तो F और P के बीच की दूरी, अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे छोटकी f से सूचित करती है। छोटा वाला है ना, स्मॉल f से सूचित करते हैं। इसका फिगर आप चाहे तो हर जो भी हमने लिखा है ना, इससे पहले ध्रुव था, वक्रता केंद्र था, ये सब में अलग अलग फिगर पार के आप दिखा सकते हैं कि ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता त्रिज्या है, ऐसे अलग अलग फिगर इस प्रकार से पार के, ठीक है।
उसके बाद है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाले जो रेखा है ना, उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर जो रेखा गुजर रहा है सी और पी से जो रेखा जा रहा है उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो वैसा रेखा जो सी और पी से होकर गुजरती है उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बस ये हमारा जो गोलीय दर्पण था उससे रिलेटेड कुछ जो टर्म था उसको हमने समझा और गोलीय दर्पण को समझा। उसके बाद उसमें दो प्रकार का दर्पण होता है, एक तो इसको बोलते हैं इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इधर जो कलाई किया हुआ उभरा हुआ भाग कलाई किया हुआ और जो परिवर्तक सतह वो धंसा हुआ है, तो इसलिए इसको अवतल दर्पण बोलेंगे। और इधर इसका परिवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है और कलाई किया हुआ धंसा हुआ है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। अब हम लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें किस प्रकार से कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे वस्तु रहने पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है, उसका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है, तो ये सब सारी चीज़ हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और तो आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ करे या ना करे वीडियो को लाइक जरूर से कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच जाए। तो वीडियो को पेंट करते मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।